नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा तैयारी के प्रैक्टिस सेट 5 में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हमने यहाँ पर टॉपिक लिया है पोषण, न्यूट्रिशन, और मैं आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा और साथ ही साथ इस पर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस सेट भी आगे करेंगे। तो एक बार पोषण और न्यूट्रिशन या पोषण या फिर इसी को न्यूट्रिशन बोलेंगे इंग्लिश में, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं और आपकी कंप्लीट तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से होगी। और इतना तो आप लोग श्योर रखें कि कोई भी आपका सिलेबस का टॉपिक छूटेगा नहीं और सभी सिलेबस को कवर करते हुए जितना हो सकेगा अधिक से अधिक आपको टॉपिक वाइज उस पर डिस्कशन भी करेंगे, साथ ही साथ उस पर बेस्ड ऑन हम लोग प्रैक्टिस सेट भी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक और शेयर कर दें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं पोषण होता क्या है। शरीर में जो कुछ भी विभिन्न क्रियाएं होती हैं, जैसे पोषक पदार्थों का शरीर के तंतुओं के द्वारा, ब्लड तंतुओं के द्वारा अवशोषण करना, शरीर की कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करना, शरीर में जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण करना आदि सभी के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। इन पोषक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज तत्व आदि शामिल होते हैं। खाद्य पदार्थ में पोषक तत्वों की पूर्ण मात्रा होनी चाहिए और अगर इनकी कमी होती है तो शरीर का वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। अल्पाहार से पोषण का स्तर उपयुक्त नहीं रहता है और इसी अवस्थाओं को न्यून पोषण कहा जाता है, अगर आहार उचित मात्रा में नहीं मिल पाता है। इस प्रकार के कुपोषण की अवस्था में एक या अनेक पोषक तत्व प्रतिदिन भोजन में अनुपस्थित होते हैं और इसी वजह से धीरे धीरे कुपोषण के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो पोषक तत्व के लिए उचित मात्रा में आहार की आवश्यकता होती है, विभिन्न पोषक तत्वों वाले आहार की आवश्यकता होती है। और इन पोषक तत्वों में दो तत्व होते हैं, पोषक जो पदार्थ होते हैं। पहला तो होता है इनमें ईंधन तत्व और दूसरा होता है शारीरिक बनावट के पदार्थ उत्पादक, यानी तंतुवर्धक और ह्रास पूरक तत्व। समझ पा रहे हैं आप सभी? जैसे आप देखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होते हैं और प्रोटीन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया और प्रोटीन हो गया, ये तीनों आपकी ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी, फैट से 9.2 समथिंग और प्रोटीन से भी 4.1। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। ग्लूकोज के बर्न के फलस्वरूप ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है, इसीलिए एटीपी को ऊर्जा सिक्का भी कहा जाता है। और फाइनली हमें वहीं से कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा वहीं से प्राप्त होती है। और इसके बाद जो प्रोटीन का एक अन्य काम ये भी होता है, प्रोटीन बेसिकली अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल से इनका निर्माण होता है। तो प्रोटीन बेसिकली कोशिकाओं की टूट फूट, मरम्मत, विकास, नए कोशिकाओं का उत्पन्न होना, इन सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं कोशिकाओं के लिए। और विटामिन क्या होते हैं? ये बीमारियों से रक्षा करते हैं, सभी के अपने अलग अलग कार्य हैं। ये बीमारियों से रक्षा करते हैं। विटामिन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, लेकिन शरीर की विभिन्न बीमारियों से रक्षा करते हैं। और इसी तरह देखेंगे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन, एंजाइम आदि श्रावण होते हैं, उनके लिए किसी न किसी सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम। इसी प्रकार से और बहुत सारे सूक्ष्म तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है, इन्हीं को बोलते हैं मिनरल्स, खनिज तत्व। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया इनके बारे में कि ये चीज़ें क्या होती हैं और क्या इनका शरीर में उपयोग होता है। इसी तरह से इनका कंपोजिशन भी अलग अलग होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है सब में। जैसे कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर के बनता है। फैट भी सेम CH और O के कंपोजिशन से बनता है।
जब प्रोटीन आता है तो प्रोटीन के केस में इसमें ये तो रहेंगे, इसमें नाइट्रोजन और बढ़ जाता है, एन एटम और बढ़ जाता है। जो मिनरल्स होते हैं वो अपने आप में खुद ही एक तत्व होते हैं कि मिनरल्स कौन सा तत्व है। और विटामिन आपको ए से लेकर के विटामिन के तक पूरी स्टडी करनी होती है। इसमें भी विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं लेकिन जल में अघुलनशील होते हैं। इसी वजह से शरीर में इनकी कुछ मात्रा सुरक्षित रखी जा सकती है, अवशोषित होती है, सुरक्षित रखी जा सकती है, स्टोर की जा सकती है। अवशोषित तो सभी होते हैं। और विटामिन बी और सी ये शरीर में संचित नहीं हो पाते हैं क्योंकि ये जल में घुलनशील होते हैं। और विभिन्न विटामिन के स्रोत होते हैं, किन भोजन से कौन से विटामिन प्राप्त होते हैं या कौन से मिनरल्स जैसे आयोडीन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, आयरन है, ये किन भोज्य पोषक से प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ इन विटामिन के अलग अलग कार्य क्या होते हैं। जैसे विटामिन के है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ए है, इसकी कमी से जीरोप्थैल्मिया, रतौंधी आदि नामक बीमारी होती है। विटामिन बी है तो उसमें कई विटामिन पूरा समूह होता है। B1 है थायमीन, जिसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। B2 होता है राइबोफ्लेविन। इसी तरह से B6 होता है पायरोडॉक्सिन। B12 होता है साइनोकोबालामिन। इसी तरह से फिर आगे आप देखेंगे विटामिन सी है जो खट्टे पदार्थों से प्राप्त होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल उसका वैज्ञानिक या रासायनिक नाम है, उसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी है, रिकेट्स नामक बीमारी होती है, उसकी कमी से ऑस्टियोमैलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस ये सभी बीमारी होती हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। फिर विटामिन ई जिसकी कमी से जनन अंग प्रभावित होते हैं, बांझपन की बीमारी होती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का जमने में दिक्कतें आती हैं। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, इसकी कमी से एनीमिया होता है, नामक बीमारी हो जाती है। और कौन सी एनीमिया नामक बीमारी होती है? परनिशियस। एनीमिया भी कई तरह के होते हैं। जो रक्त अल्पता की बीमारी होती है कई तरह से, एक तो आयरन की कमी से जो होती है वो अलग एनीमिया होती है। विटामिन B12 की कमी से होती है, वो उसका अलग नाम देते हैं वहाँ पर एनीमिया का। इसके बाद देखिए एक वर्ड आता है आपके सिलेबस में है उपापचय, वेसल उपापचय, ये आपने देखा होगा उसमें सिलेबस में। बेसिकली उपापचय होता क्या है? ऑक्सीकरण, उसके बाद अपचयन। कोई भी जो जैसे ग्लूकोज के अणु है उसका ऑक्सीकरण होता है, फिर उसका अपचयन होता है, उसी के फलस्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जितने भी मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं होती हैं शरीर के अंदर उन्हीं को उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। और इनके फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों को कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर के विभिन्न अंग उनके अलग अलग जो फंक्शन है और अलग अलग उनके मेटाबॉलिज्म वर्क भी होते हैं। जैसे आप देखेंगे मस्तिष्क है, उसका अलग कार्य है, यकृत है, उसका अलग कार्य है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बता सकते हैं आप सभी? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का केवल नाम बता दीजिए बस, आगे हम बात करेंगे इस पर। तो यकृत, लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और एकमात्र शरीर में एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिसको मिश्रित ग्लैंड कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है अग्न्याशय को, पैंक्रियाज को। शरीर में कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जिनका आपको हमें पता नहीं चलता है, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे हृदय की गति और हमारे शरीर में जो भोजन है उनका डाइजेशन होना, उनका अवशोषण होना, एब्जॉर्प्शन होना, और विभिन्न जो एंजाइम जूस होते हैं उनका उत्पन्न होना, जैसे बाइल जूस हो गया, पैंक्रियाटिक जूस हो गया, HCl जो आमाशय के अंदर, स्टमक के अंदर उसका स्रावण होता है। और इसी तरह से कुछ क्रियाएं ऐच्छिक रूप से होते हैं, जैसे हम लोग सांस लेते हैं। और इसी तरह से कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं अनैच्छिक भी होती हैं। कुछ तो होती हैं जिनका हमें पता नहीं चलता है, ठीक है, जिन्हें अनैच्छिक बोलते हैं, कुछ तो ऐच्छिक होती हैं। और एक हृदय एक ऐसा अंग होता है, आप सभी जानते हैं कि जो कि जीवन पर्यंत काम करता है। तो इन सब कामों के लिए ईंधन
तत्वों से ऊष्मा और ऊर्जा मिलती रहती है, जिन्हें कैलोरी में मापा जाता है। अभी हमने आपको बताया ना कि कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, वसा से कैसे ऊर्जा प्राप्त होती है, तो कैलोरी में ऊर्जा मापते हैं। शांत और शिथिल अवस्था में जो भी शारीरिक प्रक्रियाएं होती रहती हैं उनको कहा जाता है आधार उपापचय। शांत और शिथिल अवस्था में जो भी शारीरिक प्रक्रियाएं होती रहती हैं उनको कहा जाता है आधार उपापचय। इसको आप याद रखिएगा, बेसिल उपापचय आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए एक बार। यहाँ तक अगर आप सभी को क्लियर हो गया होगा तो इसके बाद आगे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। आप परेशान मत होइएगा, प्रैक्टिस सेट हम लोग पूरा करेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा और वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जिनके सेवन से उपापचय की दर बढ़ जाती है, लेकिन हमारे भोजन के वो स्वाभाविक पार्ट नहीं होते हैं, द्रव्य नहीं होते हैं। उनका असर जो मेटाबॉलिज्म, उपापचय पर और फिर पोषण न्यूट्रिशन पर भी पड़ता है। जैसे चाय, कॉफ़ी, शराब, अफीम, चरस, मतलब जो नॉर्मल उपापचय की क्रियाएं होती हैं उसको बढ़ा देते हैं। जैसे भोजन के बाद आपने खाना खाया और उसके ऊपर से आपने चाय पी ली। खाना खाने के समय जितने भी एंजाइम के जो जूस की ज़रूरत पड़ती है भोजन पचाने के लिए, वो अपने हिसाब से श्रावण करते हैं। चाय पिया आपने, उसमें टेनिन होता है, कॉफ़ी में टेनिन होता है। टेनिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जो आपको बताया जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट अपने आप में है। तो टेनिन क्या करता है कि आमाशय में पहुँचते ही ज़्यादा जो है आमाशयिक जो भी उसमें जूस होते हैं उनका श्रावण अधिक करने लगता है। जैसे HCl हो गया, जो भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है। तो इससे क्या होगा कि फिर भोजन को जितनी चाहिए उससे ज़्यादा वो चीज़ें वहाँ पर हो जाएंगी, उपापचय की दर को बढ़ा देगा, सब कुछ डिस्टर्ब कर देगा, भोजन का डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो भोजन की उपापचय क्रियाओं को प्रभावित करते हैं सामान्य दर से, तो इनका प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। आहार का जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, इनका प्रायः आधा भाग शरीर को ऊष्मा, हीट प्रदान करता है। आप देखेंगे बाहर का तापमान कुछ भी हो, हमारे शरीर का तापमान 36.8 या 9 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी को हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर फ़ारेनहाइट में बोलना होता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। थोड़ा सा तापमान 98.6 से 98, 99 पहुँचा, डॉक्टर अगर आपको न पता हो तो बोलेंगे 100 डिग्री बुखार हो गया, लेकिन ये नहीं बताते कि फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस में तो 38-39 बहुत है, 40 तक। तो ये थोड़ा सा पैमाना होता है। तो जो हम लोग जो आहार लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, इनका जो आधा भाग होता है ऊष्मा प्रदान करता है, और इनमें से कोई एक दूसरे का जो मान है, एक दूसरे की चीज़ें कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ये पचने के बाद शरीर में ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के फॉर्म में पाया जाता है। ग्लूकोज जो होता है ऊर्जा प्रदान करता है, और ग्लाइकोजन वो स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? लीवर में, यकृत में स्टोर होता है। और बाद में अगर कभी ग्लूकोज की कमी पड़ती है तो यही ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में टूट जाता है, और ग्लूकोज ही ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है। कार्बोहाइड्रेट 2 फॉर्म में हो गया, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है, और जब कभी भी हमें आवश्यकता पड़ती है ऊर्जा की, ग्लूकोज अगर वहाँ पे नहीं पाया जाता है या कम होता है तो ग्लाइकोजन ही टूट करके हमारी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करते हैं। वसा जो होते हैं ये परिमाण में थोड़े बड़े होते हैं, और ये त्वचा के नीचे झिल्लियों और जो पेट की झिल्लियों में संचित होते हैं। इसी वजह से देखेंगे कि पेट जो निकलता है वो वसा होता है, बेसिकली फैट होता है। तो डेली जो मतलब ये भोजन है उसमें ऊष्मा को प्रदान करने में भोजन का जो वसा वाला भाग है वो खर्च होता है सबसे ज़्यादा। और जितना हमें वसा चाहिए होता है, जितना हम फिजिकल वर्क करते हैं, अगर उससे ज़्यादा अगर हम फैट लेते हैं अपने भोजन में तो उससे क्या होता है, फिर अनावश्यक चर्बी, फैट, पेट निकलना, ये सब कमर के पास ये सब फैट अनावश्यक रूप से, हाथ में हर जगह ही होते हैं। और इसमें देखते हैं कि जैसे कोई उपवास रख रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, चूँकि हम भोजन ले नहीं रहे हैं बाहर से, तो कार्बोहाइड्रेट की कमी पड़ने लगती है। तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तो फिर जो वसा होता है फिर वो टूट करके फिर वो ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करने लगता है। तो
यही सब चीज़ें होती हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो शरीर की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति होती है वो किससे पूर्ति होती है? कार्बोहाइड्रेट से पूर्ति होती है। तो अभी देखिए पोषण में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सोच रहा हूँ कि बस इतनी ही बातें आपके लिए। और एक आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो आप लोग मानेंगे तब, जितनी भी हमने चीज़ें आपको बताई हैं एक बार फिर से आप सुनिए इसको और अपना खुद का एक नोट्स बनाइए। मैं तो आपको नोट्स दूंगा ही दूंगा, लेकिन आप भी अपना खुद का एक नोट्स बनाइए, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें बताने का क्या मतलब हुआ? अगर आपने सुना फिर आपको कुछ याद है कि नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से भी पता होंगी, तो उसको कहीं पर आप एक नोट्स बनाइए और प्रिपरेशन ऐसी करिए कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए फाइनली, और अच्छे नंबरों से, ठीक है, सिलेक्ट हो आप। ऐसा नहीं कि हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं और हमें क्वेश्चन के बारे में पता ही नहीं है, तो कितने विकल्प हम रटेंगे? थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा तो, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर है, जननी सुरक्षा योजना कब आरंभ की गई? तो जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 को इसकी शुरुआत की गई थी। विशेष करके जितनी योजनाएं 2016-17 इसकी बात की है ना, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, इन्हें तो आपको बिल्कुल रट लेना है अच्छे से। और पुरानी कुछ योजनाएं हैं उन्हें भी आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बताएंगे, उनको भी आपको याद रखना है। तो जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ की गई थी। मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से 2005 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? यही जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जननी सुरक्षा योजना। तो मातृ मृत्यु दर MMR और इसी तरह से नवजात शिशु मृत्यु दर, ये दोनों आपके सिलेबस में हैं। तो जननी सुरक्षा योजना 2005 में प्रारंभ की गई थी इन दोनों ही दर को कम करने के उद्देश्य से। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब किया गया था? वर्ष 2013 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन है, इसको छोड़ दीजिए, हरियाणा का है। यहाँ से देखिए, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किए गए? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, एक जो मिशन इंद्रधनुष है उसमें आप देखेंगे बच्चों को हर तरह के टीके जो न लगे हों वो लगाए जाते हैं। उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हमने प्रैक्टिस सेट में करवाया भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 1985 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। कुछ जो पुरानी योजनाएं हैं जिनकी प्रासंगिकता आज भी है, तो उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। बेसहारा बच्चों हेतु समन्वित कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? जो बेसहारा बच्चे हैं, 1992 ईस्वी। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। आज़ादी की कुछ समय बाद ही केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कर दी गई थी। कल्याण विस्तार परियोजना कब प्रारंभ हुई? कल्याण विस्तार परियोजना 1954 में। 53 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड और 1954 में कल्याण विस्तार परियोजना। यहाँ तक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इसके बाद, परिवार एवं बाल कल्याण योजना कब चलाई गई थी? परिवार एवं बाल कल्याण योजना 1967 में, 1967 में। 12 वर्ष की उम्र वाले बालक के पोषण के लिए कितनी कैलोरी का आहार मिलना चाहिए? शिशु के लिए, ठीक है, जो नवजात शिशु है बच्चों के लिए 12 वर्ष की उम्र के लिए यहाँ पर पूछा गया, सबके लिए आपको पता होना चाहिए। तो 12 वर्ष की उम्र वाले बालक के लिए पोषण जो है कैलोरी में 3000 से 3400 कैलोरी, या 3 किलो कैलोरी से 3.4 किलो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 किलो कैलोरी से लेकर के 3.4 किलो कैलोरी। आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, किलो कैलोरी में पूछेगा या फिर कैलोरी में। किलो कैलोरी को कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3000 कैलोरी, और इसको जब किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना होगा तो इसमें से 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बेरी बेरी, अभी हमने जब आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ा रहे थे हमने आपको बताया है। आप सभी इसका आंसर करिए, तब मुझे समझ में आएगा कि जो हमने डिस्क्रिप्टिव आपको बताया है न्यूट्रिशन वाले टॉपिक पर, हमने आपको वहाँ पर विटामिन के बारे में भी बताया।
अगर आपने आंसर कर दिया मैं समझूंगा कि आपने सुना है अच्छे से, आपको चीज़ें याद हुई हैं। अदरवाइज आप फिर से सुन कर आइए तभी इसका आंसर करिए। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक बीमारी होती है। विटामिन B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया नामक बीमारी होती है। विटामिन A की कमी से रतौंधी या फिर जीरोथैल्मिया नामक बीमारी होती है। विटामिन B12 की कमी से होने वाले निम्न में से कौन सी बीमारी, यहाँ पर केवल लिखा है रक्तहीनता या फिर एनीमिया, लेकिन अगर आपसे ऑप्शन ऐसे पूछेगा परनीशियस तो वही आंसर होगा। ठीक है, आयरन की कमी से भी एनीमिया नामक बीमारी होती है। इसीलिए आप देखेंगे आयरन और फोलिक जो एसिड की जो गोलियां दी जाती हैं, फोलिक अम्ल की शायद है। ठीक है, थोड़ा सा आप कंफर्म कर दीजिएगा जो गर्भावस्था में, कि उचित उनका पोषण होता रहे और बच्चे जो है स्वस्थ और नॉर्मल जो है उनकी डिलीवरी हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक युवा पुरुष को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2000 से लेकर के 2500 कैलोरी की, या फिर 2 कैलोरी से लेकर के 2.5 किलो कैलोरी। बच्चे चूँकि वृद्धि करते हैं ना, वृद्धि विकास होता है, इसलिए उनको ज़्यादा किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, उनका ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज़ की कमी होती है उनका विकास प्रभावित होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? अभी हमने राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन पढ़ा था, अब यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है। इसका राइट आंसर बताइए। 2005 में। अभी हमने यहाँ पर देखा था राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, इसका आरंभ कब हुआ था? 2013 में, राष्ट्रीय शहरी वाला। और राष्ट्रीय ग्रामीण वाला कब इसकी शुरुआत हुई है? 2005 में। ठीक है, तो राष्ट्रीय शहरी का 2013 में, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, थोड़ा सा आप कंपेयर करके पढ़ लेंगे ना, दोनों में 8 साल का डिफरेंस है। ये 2005 में, ये 2013 में, 5 धन 8 13 हो जाएगा। तो ऐसे आप थोड़ा सा कंपेयर, जैसे भी आपको सुविधा पड़े वैसे आप याद रख लीजिएगा। जननी सुरक्षा कार्यक्रम 2005 में आया था। शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2011 में। इसके 6 वर्ष बाद 2005 में जननी सुरक्षा कार्यक्रम और 2011 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। 33% बाल मृत्यु का आंतरिक कारण क्या माना जाता है? जो बाल मृत्यु हो जाते हैं उसमें 33% किस रीजन की वजह से ऐसा होता है? कुपोषण की वजह से, उचित पोषण न मिलने की वजह से, उचित आहार न मिलने की वजह से। जैसे 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध मिलना चाहिए। WHO ने भी इसको लेकर के गाइडलाइंस जारी की है, सिर्फ माँ का दूध और कुछ नहीं उसके अलावा। उसके बाद फिर 7वें महीने में क्या है, 9वें महीने में क्या है, ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे इसी न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में। आज हम बता नहीं पाए, लेकिन आगे आपको नेक्स्ट वाले प्रैक्टिस सेट में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और लाइक और शेयर तो आप सभी ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी की वीडियोज आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। आगे हम लोग लाइव वीडियो भी चलाएंगे, टाइम भी फिक्स करेंगे। थोड़ा सा भी आप प्रैक्टिस सेट देखते रहिए अच्छे से, जब भी आपको प्रैक्टिस सेट डेली मिलेंगे, थोड़ा सा समय केवल फिक्स नहीं है। तो वाणिज्यिक यौन शोषण के शिकार के लिए वर्ष 2016 में कौन सी स्कीम चलाई गई है? अभी हमने थोड़ी देर पहले वीडियो के प्रारंभ में हमने एक नाम लिया था, 2 नाम लिए थे पर कुछ योजनाओं में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और एक उज्ज्वला स्कीम। दोनों में बहुत अंतर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो जो BPL परिवार है, गैस वितरण, गैस सिलेंडर वितरण से संबंधित है। और उज्ज्वला योजना जो है वाणिज्यिक यौन शोषण की शिकार जो महिलाएं हैं उनके लिए चलाई गई थी 2016 में। याद रहेगा आप सभी को, ये क्वेश्चन लेखपाल में पूछा गया था, बहुत लोगों ने गलत कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, उज्ज्वला स्कीम 2016 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो हमें लग रहा है इसका आंसर आप सभी कर लेंगे। 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, डिजिटल गुड्डा गुड्डी बोर्ड किस योजना के बारे में सूचना शिक्षा संचार सामग्री का प्रसार करने का कार्य करता है? डिजिटल गुड्डा गुड्डी बोर्ड तो किस योजना के बारे में? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में सूचना शिक्षा संचार सामग्री का प्रसार करने का कार्य करता है। तो ये इससे संबंधित है। सभी प्रश्न अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के विकास और लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना को प्रारंभ किया गया है? एकीकृत बाल विकास सेवा। इसके बारे में तो हम लगभग 2 प्रैक्टिस सेट पूरा करा चुके हैं, पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लगभग, और बाकी डिस्क्रिप्टिव भी आगे आपको बताएंगे। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS एकीकृत बाल विकास सेवा। इसमें जो गर्भवती माताएं हैं, धात्री माताएं हैं और बालक सभी इसमें शामिल होते हैं, शिशु इसमें सभी शामिल होते हैं। और 0 से 6 वर्ष कि सभी बच्चों के विकास और उनके जो लर्निंग आउटकम है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य, अगर किसी को क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम हो आप कम से कम 360 क्वालिटी पर देखा करिए, या आपको नेट बचाना हो तो आप 240 पर भी देख सकते हैं। ठीक है, अब 240 से कम पर 144 पर देखेंगे तो आपको क्लियरिटी नहीं दिखेगी। अगर आपको बहुत क्लियर देखना है तो आप 480 पर देख सकते हैं। 720 तक, हमने 720 तक का जो है क्वालिटी दे रखा है, तो आपको जिस पर इजी लगे आप वहाँ पर देख लीजिएगा। थोड़ा सा अगर आपको स्पीड बढ़ाना हो तो आप 1.25 स्पीड पर देख सकते हैं वीडियो को, लेकिन देखना आपको पूरा है, स्किप नहीं करना है। गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में पूर्णतः निःशुल्क और बिना किसी खर्चे के सिजेरियन सहित प्रसव कराने का हक निम्न में से किस योजना के तहत दिया जाता है? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2005 में जननी सुरक्षा कार्यक्रम और 2011 में, उसके 6 वर्ष बाद 2011 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी सुरक्षा कार्यक्रम में क्या है? मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में क्या है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में उनकी जो है पूर्णतः निःशुल्क और बिना किसी, अगर सिजेरियन डिलीवरी की आवश्यकता पड़ती है तो बिना किसी खर्चे की सिजेरियन डिलीवरी कराने सहित ये सभी इसके अंतर्गत उद्देश्य शामिल हैं। एकदम अच्छे से आप प्रश्नों को समझते चलेंगे कंपेयर करके तो आपको प्रश्न याद हो जाएंगे एक बार में। निम्न में से कौन सा एक इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आधारित मोबाइल सेवा है जिससे सीधे गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों की माताओं और उनके परिवार के मोबाइल फ़ोन पर गर्भावस्था और बाल स्वास्थ्य के बारे में टाइम सेंसिटिव ऑडियो संदेश दिया जाता है? तो उस योजना का नाम है किलकारी योजना। किलकारी योजना। इसमें जैसे महिलाएं गर्भवती हैं या अभी उनके शिशु छोटे हैं, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, ठीक है, 0 से 6 वर्ष तक के लिए आप सभी जानते हैं कि ICDS योजना चलाई जाती है। तो उसमें समय समय पर जो है मैसेज के माध्यम से जानकारी उसमें प्राप्त होती रहती है, उसी के बारे में ये पूरा लिखा गया है। इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आधारित, ठीक है, वॉइस रिस्पॉन्स मतलब जहाँ पे साउंड के द्वारा बोल करके रिस्पॉन्स। तो इसमें गर्भवती महिलाओं या फिर जो छोटे बच्चों की माता है उनके मोबाइल फ़ोन पर गर्भावस्था और बाल स्वास्थ्य के बारे में, बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में समय समय पर जो है ऑडियो संदेश मिलते रहेंगे। इसकी व्यवस्था की गई है इस योजना के अंतर्गत। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अधीन निम्न में से कौन सी योजना कार्यान्वित की जा रही है? असंगठित मतलब जो ठेले वाले, रेहड़ी वाले होते हैं, जिनके दुकान नहीं होते, जो ठेले वगैरह पर लगाते हैं ना बाहर कहीं बैठ करके रोड पर, फुटपाथ पे, उनको बोलते हैं असंगठित कामगार, जिनका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई गई थी या कार्यान्वित की जा रही है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पुरस्कार देने के लिए निम्न में से कौन सा एक पहल है? कायाकल्प,
किलकारी में क्या है कि ऑडियो मैसेज मिलेंगे जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर छोटे बच्चों की माता है, गर्भस्थ शिशु या फिर माता के स्वास्थ्य और साथ में बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। और कायाकल्प में क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पुरस्कार देने के लिए। यह एक पहल है कायाकल्प। 25 देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नारी पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? 2017 में। नारी पुरस्कार 2017 में किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 26, बालिका समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ? अच्छा, पिछले वाले सेशन में हमने एक क्वेश्चन पूछा था आप सभी से कि विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। विश्व बालिका दिवस 24 जनवरी, 24 जनवरी। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। बालिका समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1997 में। 2015 या 16 के बाद जितनी भी योजनाएं हैं उनको तो आपको एक भी नहीं छोड़ना है। पुरानी योजनाएं भले कुछ छूट जाए, लेकिन नई योजनाएं आपको सभी याद रखने हैं। जैसे अभी उज्ज्वला स्कीम हो गया, किलकारी हो गया, कायाकल्प हो गया। तो बालिका समृद्धि योजना 1997 में। असाधारण सूझबूझ वाले उत्कृष्ट बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस योजना को 1957 में प्रारंभ किया गया था? बाल पुरस्कार योजना। ठीक है, आसान सा प्रश्न है। 1957 में इसकी प्रारंभ की गई थी, बाल पुरस्कार योजना। सुरक्षित मातृत्व एवं बच्चों के स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्न में से किस योजना को 1997 में प्रारंभ किया गया था? प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। सुरक्षित मातृत्व बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। और अभी जो है, जो बिल्कुल लेटेस्ट में जो अभी हमने देखा, मतलब बिल्कुल नई योजनाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, 2005 में जननी सुरक्षा कार्यक्रम, 2011 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इसी तरह से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2008 में, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013 में। ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, तो प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997 में। पढ़ाई छोड़ देने वाली 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ष की लड़कियों को आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख करने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी योजना 2000 में प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2000 में। किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना कि जो बच्चियां पढ़ाई छोड़ दे रही हैं 11 से 18 वर्ष की उम्र में, तो उनको पढ़ाई के लिए फिर से प्रेरित किया जाए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। वर्ष 2000 में किशोरी शक्ति योजना प्रारंभ की गई थी। निम्न में से कौन भाग्यश्री बाल कल्याण पॉलिसी योजना का मुख्य उद्देश्य है? भाग्यश्री बाल कल्याण पॉलिसी योजना का मुख्य उद्देश्य बताना है आपको। 18 वर्ष तक की बालिकाओं को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ये मुख्य उद्देश्य है। बाकी इसके और भी उद्देश्य हैं। ठीक है, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उनके स्वास्थ्य आदि के विकास के लिए। वो पढ़ाई न छोड़ पाए आप, मतलब ये तीनों ही हैं, ABC तीनों ही हैं, लेकिन आपसे यहाँ पर मुख्य उद्देश्य पूछा था। क्वेश्चन नंबर 31, महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1985 में। महिला एवं बाल विकास विभाग 1985। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2010 ईस्वी में। ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में पूछा गया है हाल ही में। 2010 में सबला योजना प्रारंभ किया गया था 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण 2010 में। निम्न में से किस योजना के अंतर्गत परिवार में दूसरी बेटी के जन्म पर माता पिता को 5,000 रुपये प्रतिवर्ष 5 वर्ष तक के लिए दिए जाएंगे या दिए जाते हैं? लाडली योजना, इसको याद रखिएगा, लाडली योजना।
15 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं को पूरक पोषाहार टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य पोषाहार शिक्षा, अनौपचारिक पूर्व स्कूल शिक्षा निम्न में से किस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं? समेकित बाल विकास सेवाएं योजना ICDS, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण योजना है। ICDS समेकित बाल विकास सेवाएं योजना 15 से, इसमें बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं भी हैं, धात्री महिलाएं भी हैं। 15 से 45 वर्ष की जो आयु की महिलाएं हैं उनके पूरक पोषाहार टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य पोषाहार शिक्षा, अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा, मतलब घर पर रह करके उनको जा करके कैसे शिक्षा, मतलब बिना विद्यालय वाली। 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की पोषण स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना निम्न में से किस योजना का उद्देश्य है? समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, इसको याद रखिएगा। 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के पोषाहार स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने, उन्हें गृह आधारित व्यावसायिक कुशलताओं से सुसज्जित करने एवं इनमें सुधार लाने के लिए उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई जा रही है? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा किशोरी शक्ति योजना। 37 निम्न में से किस योजना के अंतर्गत गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को शामिल किया जाएगा? इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2015 को पानीपत में, हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुभारंभ किया गया था, जो गुड्डा गुड्डी वाला भी हम लोग पढ़ रहे थे, के अवसर पर निम्न में से किस योजना का शुभारंभ किया गया? याद रखिएगा 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था, और इसी समय सुकन्या समृद्धि खाता योजना का भी शुभारंभ किया गया था। ठीक है, इसी के अवसर पर सुकन्या समृद्धि खाता योजना 2015 में। घटते लिंग अनुपात की समस्या को कम करने तथा लड़की के जन्म के प्रति समाज की सोच को बदलने के उद्देश्य से 2015 में अभी हमने देखा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 912, और देश का 943 लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, और आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि सेशन आपको कैसा लगा। साथ ही साथ आप प्रश्नों के आंसर भी करते आए होंगे, तो कितने प्रश्न आपने अपने से सही किए, और उसके बाद फिर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपने ना किया हो ये सब कर लीजिएगा। PDF आपको आगे हम टेलीग्राम चैनल पे सभी PDF आपको प्रोवाइड कराएंगे एक एक करके, आपको रिवीजन भी उसी से होगा। साथ ही साथ आगे हम लोग टाइम भी फिक्स करेंगे और लाइव क्लासेज भी आपको बहुत जल्द मिलेंगी। जैसे हमने एक टॉपिक लिया था न्यूट्रिशन पोषण आज, वैसे ही आगे भी हम टॉपिक लेंगे, उसकी PDF भी आपको देंगे। और आप लोग जो वीडियो सुनते हैं कोई भी टॉपिक वाइज उस पर डिस्कशन होगा तो आप उसका नोट्स भी खुद से बनाते चलें, थोड़ा बहुत पॉइंट वाइज करके, और उस पर फिर बेस्ड ऑन हम लोग प्रैक्टिस आगे करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो मैं अब बना रहा हूँ PDF, और आपको जल्द ही उस पर प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे और आपको PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा। निम्न में से किस योजना के तहत 1500 रुपये की सहायता अनुसूचित जाति जनजाति परिवार की प्रत्येक गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव हेतु दी जाती है? जननी सुरक्षा योजना जो राज्य की है, तो इसमें उत्तर प्रदेश में जितने भी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश की, उसको तो हम एक भी नहीं छोड़ना हम सभी को। बाकी केंद्र वाली जितनी भी नई योजनाएं हैं 2015 या 14 के बाद की, 15 16 17 18 19 20 इधर की, तो एक भी योजनाओं को हमें छोड़ना नहीं है। बाकी कुछ और जो पुरानी योजनाएं हैं जिनकी प्रासंगिकता आज भी है, जननी सुरक्षा कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इन सभी को भी हम लोग अच्छे से ज़रूर पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। और अभी ये प्रैक्टिस सेट 5 क्लास 5 है। इसी तरह से हम लोग डेली यहाँ पर एक क्लासेस कर रहे हैं, और प्रश्नों की संख्या देखिए हमने आज बढ़ा दी है। इसी तरह से आगे भी आपको प्रश्नों की संख्या ज़्यादा ही मिलेगी।
बस आप सभी की सपोर्ट की आवश्यकता है। बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कास्ट वीडियो लेक्चर से भी मिलते रहेंगे और कोशिश करेंगे आपको आगे आपको बिल्कुल निःशुल्क PDF भी प्रोवाइड कराएं। तो आप सभी भी सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक शेयर तो आप लोग कर ही दिया करिए। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।